मैं सतीश, जेआरएफ एंड रिसर्च स्कॉलर, इंद्रमा आईएएस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मैं यूजीसी नेट जेआरएफ के प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करा रहा हूं और 2004 से 2010 की सीरीज, जून और दिसंबर की सीरीज पूरा करने के बाद ये 2011 का जून का पेपर है ज्योग्राफी का, जो हम लोग शुरुआत करते हैं। 50 क्वेश्चन है इसमें, देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, फर्न निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। यहाँ पूछा है फर्न निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ठीक है, तो फर्न किससे संबंधित है इसको आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया है नदी निक्षेप, ऑप्शन बी दिया है हिमनदी जमाव एवं पुनः क्रिस्टलीकरण, ऑप्शन सी दिया है वायु संचयन, ऑप्शन डी दिया है तटीय संचयन। ठीक है, जो फर्न होता है वो हिमानी मलबे के निक्षेपण से बनता है और ये अस्थायी स्थलाकृति होती है। और देखिए जो यहाँ इसका फर्न है, ये हिमनदी जमाव जो दिया है, देखिए हिमनदी हो गया, आपको पता है हिमनदी जमाव, तथा पुनर्क्रिस्टलीकरण से संबंधित है। क्यों पुनर्क्रिस्टलीकरण क्यों कह रहा है कि तापमान का जो उतार चढ़ाव से होता है, फर्न का पुनः क्रिस्टलीकरण होता है। तापमान के उतार चढ़ाव द्वारा पुनः क्रिस्टलीकरण होता है। तो फर्न निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो हिमनदी जमाव तथा पुनर्क्रिस्टलीकरण से संबंधित है। इसका बी आंसर सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्या है, मोह असांतत्य के बीच का सीमांकन है। मोह असांतत्य या मोह डिसकंटिन्यूटी किसके बीच है। तो देखिए परपटी एवं प्रवार दिया है, परपटी एवं प्रवार था कोरोड दिया है, प्रवार था बाह्य कोण था आंतरिक कोण। तो जो मोह असांतत्य होता है, असांतत्य होता है या मोह डिसकंटिन्यूटी होता है, वो परपटी और प्रवार के बीच होता है। परपटी का मतलब यहाँ पे क्रस्ट है, क्रस्ट CRUST, क्रस्ट और मेंटल के बीच होता है। तो क्रस्ट और मेंटल के बीच जो असंबद्धता है उसे कहा जाता है मोह असंबद्धता या मोह असांतत्य। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे सिद्धांत और प्रवर्तक दिए गए हैं, इसको सुमेलित करना है। देखिए महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसका है। ये कोई इससे पहले क्या दिया था, 2010 का पेपर जब मैं सॉल्व करा रहा था तो उसका सन दे दिया था। अब देखिए इसमें एक प्रवर्तक दे दिया कि कौन प्रतिपादक है उसके। तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो वेगनर महोदय हैं। तो ए का तीसरा हो जाएगा, देखिए एक ही में है, ऑप्शन आपको मिल गया, ये उत्तर तो मिल ही गया है। समुद्र तल प्रसरण सिद्धांत किसका है, हैरी हेस का है, फिर भी मिला लेते हैं। तो बी का पहला हो जाएगा, बी का पहला। और संवहन तरंग सिद्धांत होम्स का, ये बताया था मैं 1928-29 में। और लास्ट बचा आपका रीड प्रत्यास्थ प्रतिक्षेप सिद्धांत, ये है रीड का हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कथन और कारण का क्वेश्चन है। देखिए कथन और कारण का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। ठीक है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं और देखिए कथन क्या है, एक कथन एक कारण कहा गया है उसको। तो विषुवतीय क्षेत्र जहाँ व्यापारिक पवन का अभिसरण होता है को अंतरा उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ कहते हैं। ठीक है, ITCZ कहते हैं। कह रहा है विषुवतीय क्षेत्र जहाँ पर व्यापारिक पवनों का अभिसरण होता है को अंतरा उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहते हैं। तो बिल्कुल सही है, अंतरा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र उसी को कही कहा जाता है। अब कारण क्या दिया है, ITCZ सामान्यतः मौसम विज्ञान संबंधी विषुवत वृत्त या के निकट, विषुवत वृत्त पर या के निकट होता है। तो ITCZ जो होता है वो मौसम विज्ञान संबंधी विषुवत वृत्त जो है या उससे आसपास, विषुवत वृत्त के आसपास होता है। तो ये कारण भी सही है। ठीक है,
कारण भी सही है। अब देखिए व्याख्या है कि नहीं, इसको हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 का व्याख्या है कि नहीं। तो देखिए दे रहा है कि विषुवतीय क्षेत्र जहाँ व्यापारिक पवन का अभिसरण होता है को ITCZ कहते हैं। अब क्योंकि ITCZ सामान्यतः मौसम विज्ञान संबंधी विषुववृत्त पर या के निकट होता है, तो बिल्कुल सही है, व्याख्या भी आप कह सकते हैं। तो AR दोनों सही है और RA की सही व्याख्या करता है। इसका सही आंसर A हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। दे दिया है पच्छाब मेघ ऊंचाई पर होते हैं। पच्छाब मेघ कितने ऊंचाई पर होते हैं, जिसे सीरस क्लाउड कहा जाता है इंग्लिश में। तो ऑप्शन ए दिया है कि 0 से 1.5 किलोमीटर, ऑप्शन बी 1 से 3 किलोमीटर, ऑप्शन सी 4 से 6 किलोमीटर, ऑप्शन डी 8 से 14 किलोमीटर। तो अंतर्राष्ट्रीय ऋतु विज्ञान परिषद ने जो मेघों का वर्गीकरण किया था, तो 4 भागों में मेघों का वर्गीकरण किया था। तो उसमें जो पच्छाब मेघ आते हैं वो उच्च मेघ में आते हैं, उच्च मेघ में आते हैं। पच्छाब मेघ किस में आते हैं, उच्च मेघ में आते हैं, उच्च मेघ में आते हैं। उच्च मेघ की ऊंचाई, उसमें औसत जो ऊंचाई बताया था उसमें बताया गया है 6 से आपका 12 किलोमीटर, 6 से 12 किलोमीटर ये औसत है। तो इसमें जो स्पष्ट रूप आपको समझ में आ रहा है कि ये क्या हो सकता है, 8 से 14 किलोमीटर ये हो सकता है, क्योंकि यहाँ औसत ऊंचाई की बात किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, पच्छाब मेघ की जो ऊंचाई होती है वो 8 से 14 किलोमीटर होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है समुद्र तल पर मानक वायुदाब होता है। समुद्र तल पर मानक वायुदाब होता है तो 1013.25 मिलीबार होता है। इसका सही आंसर बी हो जाएगा, 1013.25 मिलीबार। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 7। ये इंग्लिश मीडियम के हैं, लोग देख सकते हैं क्वेश्चन पेपर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से आपको सुमेलित करना है। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण का जो अक्षर दिया है उसका दिया है और जिस क्षेत्र में पाया जाता है वो दिया है। जैसे AS जो हो जाएगा, AS आपके पूर्वी तटीय क्षेत्र में कोरोमंडल तट यहाँ पे दिया है, देखिए AS कोरोमंडल तट दिया है, तो AS कोरोमंडल तट हो जाएगा। E क्या हो जाएगा आपका यहाँ उत्तरी हिमालय, यानी A का देखिए चौथा, A का चौथा 2 में है अभी आंसर नहीं है। अब E का हो जाएगा हिमालयी क्षेत्र, हिमालयी क्षेत्र हो जाएगा, यानी B का पहला हो जाएगा, B का पहला। तो इसमें आपका B वाला आंसर दिख भी रहा है। और BW क्या हो जाएगा, मरुस्थलीय भाग में हो जाएगा। तो C का दूसरा हो जाएगा, C का दूसरा। और D का क्या हो जाएगा, जो बचा आप मिला लीजिए आप, CWG है, आप ये किससे मिल जाएगा, सिंधु गंगा मैदान से मिल जाएगा। CWG सिंधु गंगा मैदान से मिल जाएगा। तो डी का हो जाएगा तीसरा। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा सही। कोपेन के क्लाइमेट क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही आसान था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इसमें भी सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। एक तरफ दिया है ज्वार या प्रवाल उत्पत्ति के सिद्धांत और प्रतिपादक, सिद्धांत है और प्रतिपादक है। तो प्रगामी तरंग सिद्धांत किसका है, तो विलियम वेल का है। देखिए विलियम वेल का है। तो ए का दूसरा हो जाएगा, ए का दूसरा 2 में है अभी, बी और सी दोनों में। आगे देखते हैं। और संतुलन सिद्धांत दूसरा है बी का, यानी आइजैक न्यूटन का संतुलन सिद्धांत हो जाएगा, संतुलन सिद्धांत न्यूटन का हो जाएगा। ठीक है, संतुलन सिद्धांत। और अवतलन सिद्धांत आपका डार्विन का हो जाएगा, डार्विन का अवतलन सिद्धांत हो जाएगा, यानी सी का पहला हो जाएगा, सी का पहला। ठीक है, यानी आपका ए का दूसरा हो गया विलियम वेल, प्रगामी तरंग सिद्धांत विलियम वेल। और संतुलन सिद्धांत बी का चौथा हो गया, ए का दूसरा बी का चौथा, यानी सी वाला आंसर सही है। और सी का पहला यानी अवतलन सिद्धांत डार्विन। और हिमालय नियंत्रण सिद्धांत RP डेली का हो जाएगा। ठीक है, RP डेली का। तो ये सही हो गया आपका, सी आंसर सही हो जाएगा इसमें। देखिए यहाँ पे सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। महाद्वीप दिया है और शीतोष्ण घास स्थल के नाम दिया है। तो उत्तरी अमेरिका में क्या हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका में हो जाएगा आपका प्रेरीज हो जाएगा,
तो ए का तीसरा हो जाएगा। ए का तीसरा 2 में है, सी में है, डी में भी है। तो आगे विधि देखते हैं। दक्षिण अमेरिका दक्षिण अमेरिका में हो जाएगा आपका पंपाज। दक्षिण अमेरिका में यानी बी का चौथा हो जाएगा। बी का चौथा यानी डी की तरफ जा रहा है आंसर। और देखिए क्या हो जाएगा, अफ्रीका में आपका हो जाएगा सी का दूसरा हो जाएगा डाउन्सलैंड। सी का दूसरा डाउन्सलैंड। और ऑस्ट्रेलिया में अफ्रीका में फेल्ड होना चाहिए। अफ्रीका में फेल्ड यानी सी का पहला होना चाहिए। सी का पहला क्या, मुझे याद नहीं आ रहा है क्या है ऐसा कुछ। ऑस्ट्रेलिया में वेल्ड ऑप्शन के हिसाब से तो यहाँ पे कहीं नहीं दिख रहा है। ऑस्ट्रेलिया में वेल्ड यहाँ पे दिख रहा है। अफ्रीका में डाउन। ऑप्शन के हिसाब से डी वाला आंसर सही होगा। यानी ए का तीसरा, बी का चौथा और सी का दूसरा डाउन्सलैंड और डी का पहला। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से डी आंसर सही हो जाएगा। इसको एक बार देख लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक के वनस्पति क्षेत्रों का क्रम पहचानिए। भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ आपको जाना है, तो उसको क्रम पहचानना है। कैसे होगा आप देखते जाइए। देखिए टैगा है, टुंड्रा है, सेल्वा है, सवाना है। सेल्वा, सवाना, टैगा, टुंड्रा यानी इसी चारों को लिया गया है। तो भूमध्य रेखा के आसपास जो सबसे पहले तो आपको इन सब में सबसे पहले कौन सा पाया जाएगा, आपको पाया जाएगा सेल्वास या सेल्वा जिसे कहते हैं। फिर आप सवाना को देख लीजिए, फिर टैगा को देख लीजिए, लास्ट में टुंड्रा, यानी बी आंसर इसका सही हो जाएगा। यानी 10 का बी हो जाएगा। अब कथन और कारण का क्वेश्चन है। देखिए 11 का कथन और कारण का क्वेश्चन है। कथन क्या दिया है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जल अधिक लवणीय है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में समुद्र का जल अधिक लवणीय है, तो सही है कथन। तो आगे देखते हैं। समुद्र के जल की लवणीयता ताप तथा शुद्ध जल के मिश्रित होने पर निर्भर करती है। बिल्कुल सही है। तापमान अधिक होगा तो फिर वाष्पीकरण अधिक होगा, वाष्पीकरण अधिक होगा तो जो है लवणता बढ़ेगी, और जल के मिश्रित होने से, अब देखिए शुद्ध जल अधिक से अधिक जब मिलेगा तो वहाँ की लवणता कम होगी। तो बिल्कुल सही है, समुद्र के जल की लवणता ताप और शुद्ध जल के मिश्रित होने पर निर्भर है। ये भी सही है, क्योंकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में समुद्र का जल अधिक लवणीय है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में समुद्र का जल अधिक लवणीय है क्योंकि समुद्र के जल की लवणता ताप तथा शुद्ध जल के मिश्रित होने पर निर्भर है। तो बिल्कुल सही है, कथन भी सही है, कारण भी सही है। अब व्याख्या करता है कि नहीं, इसको आपको देखना है। तो मेरे हिसाब से व्याख्या तो कर ही रहा है, क्योंकि जल अधिक लवणीय है, उसका कारण है तापमान, और शुद्ध जल भी है जहाँ पे कम लवणता है। तो कथन और कारण दोनों सही है, यहाँ पे व्याख्या की कोई बातें नहीं है। तो कथन और कारण दोनों सही है, तो ए आर दोनों सही है। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसका ए तथा आर दोनों सही है। ए तथा आर दोनों सही है। ठीक है, इसका दोनों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, अपनी अवस्थिति के आधार पर लोकेशन के आधार पर, अवस्थिति मतलब लोकेशन, स्थिति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन अन्य तीन से भिन्न है। तो कैनरीज धारा है, वेनेजुएला धारा है, गिनी धारा है, लेब्राडोर धारा है। तो देखिए कैनरीज धारा स्थिति के आधार पर, तो देखिए कैनरीज धारा, गिनी धारा और लेब्राडोर धारा, ये तीनों क्या है, ये तीनों है उत्तरी गोलार्ध में है। लेकिन वेनेजुएला जो धारा है वो दक्षिणी गोलार्ध की जल धारा है। तो अवस्थिति के आधार पर ये सही आंसर बी सही हो जाएगा। अवस्थिति के आधार पर पूछा है। अगर यहीं पे पूछ देता है यहाँ पे कि निम्नलिखित धाराओं में से अन्य तीनों से भिन्न कौन है, अवस्थिति की बात नहीं करता, तो इसका सही आंसर हो जाता गिनी जलधारा। इसका सही आंसर गिनी जलधारा हो जाता, क्योंकि वहाँ पे ये जो है कैनरीज धारा
और वेंगुएला धारा, लेब्राडोर धारा ये ठंडी जलधारा हो जाती है और ये आपकी गर्म जलधारा हो जाती है। लेकिन यहाँ पे अवस्थिति की बात किया है तो इसका सही आंसर हो जाएगा वेंगुएला धारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। वही है संकल्पना पुस्तक और प्रतिपादक लेखक का नाम है, सुमेलित करना है आपको। से अर्धकुंडे है, अर्धकुंडे किसकी हो जाएगी, अर्धकुंडे किसकी हो जाएगी, अर्धकुंडे है आपके, देखिए हमबोल्ट है, रिटर है, हेटनर, तो रिटर की हो जाएगी, अर्धकुंडे आपके रिटर की हो जाएगी और कॉस्मस आपको हमबोल्ट हो जाएगा। यानी अर्धकुंडे को आपको ए का दूसरा मिला लीजिए, बी का पहला मिला लीजिए, यानी ए का दूसरा बी का पहला, ठीक है, ए का दूसरा बी का पहला, बी की तरफ आंसर जा रहा है कोरोलॉजी, कोरोलॉजी हो जाएगा रिस्थोफेन का, यानी ये मिला लीजिए आप सी का पाँचवा, सॉरी पाँचवा, सी का पाँचवा, सी का पाँचवा हो जाएगा, ठीक है, ए का दूसरा बी का पहला, सी का पाँचवा और डी का तीसरा हो जाएगा। एरियल डिफरेंशिएशन आपका हेटनर का हो जाएगा, ठीक है, एरियल डिफरेंशिएशन हेटनर का हो जाएगा। इसका सही आंसर डी हो जाएगा, ए का दूसरा बी का पहला सी का चौथा, सी का पाँचवा, सॉरी सी का पाँचवा और डी का तीसरा। इसका सही आंसर डी हो जाएगा, डी आंसर सही हो जाएगा, 13 का डी, 13 का डी आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखता हूँ। इसमें भी पुस्तक है और लेखक का नाम है, इसको सुमेलित करना है। इस पेपर में पुस्तक के नाम को और लेखक के नाम को ज़्यादा प्रेफरेंस दी गई है, यहाँ देखने से पता चलता है। एक्सप्लानेशन ऑफ जाग्राफी, एक्सप्लानेशन इन जाग्राफी, एक्सप्लानेशन इन जाग्राफी डेविड हार्वे की पुस्तक है, बहुत फेमस पुस्तक है, कई पार्ट भी हैं इसके। तो ए का चौथा हो जाएगा, आपको एक ही में मिल गया पहला ही आंसर। प्रिंसिपल ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी हो जाएगा, बी का दूसरा हो जाएगा W.D. थर्नबरी, W.D. थर्नबरी हो जाएगा, बी का दूसरा, और सी का पहला हो जाएगा जाग्राफी एंड जाग्राफर, जॉनसन की बुक है, R.J. जॉनसन, जाग्राफी एंड जाग्राफर जॉनस्टन, R.J. जॉनसन की बुक है। तो सी का जो है, और वेयर द ग्रास इज ग्रीनर, वेयर द ग्रास इज ग्रीनर ये D.M. स्मिथ का होगा, डी का तीसरा हो जाएगा, तो ये ए आंसर सही हो जाएगा। चलिए 14 हो गया, अब 15 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन एक को कारण कहा गया है। अब कथन क्या दिया है कि भूगोल पर स्ट्रैबो की कृति, भूगोल पर स्ट्रैबो की कृति मुख्य रूप से ग्रीक लोगों द्वारा ज्ञात विश्व का विश्वकोशीय विवरण था। भूगोल पर स्ट्रैबो की कृति मुख्य रूप से ग्रीक लोगों द्वारा ज्ञात विश्व का विश्वकोशीय विवरण था, बिल्कुल सही है, तो कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब कारण क्या दिया है, स्ट्रैबो की पुस्तक ने भूगोल संबंधी लेखन, स्ट्रैबो को इस भूगोल संबंधी लेखन के लिए एक सुस्पष्ट आधार प्रदान किया है, बिल्कुल सही है कि जो स्ट्रैबो की पुस्तक है वो भूगोल संबंधी लेखन है, वो सुस्पष्ट आधार प्रदान किया है आगे के लोगों के लिए। तो वही कह रहा है, स्ट्रैबो की पुस्तक भूगोल संबंधी लेखन के लिए एक सुस्पष्ट आधार प्रदान किया है। तो देखिए दोनों सही है और उसकी व्याख्या भी करता है, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, ए इज़ करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पे आपको सुमेलित करना है, भूगोलवेत्ताओं के आगमन का सही अनुक्रम क्या है। देखिए रिटर और हमबोल्ट, रिस्थोफेन और रेडजल दिया है, तो सबसे पहले आप हमबोल्ट को ले लीजिए। हमबोल्ट देखिए बी और सी में है, क्योंकि हमबोल्ट का जन्म जो हुआ था, हमबोल्ट का जन्म हुआ था 1869 1869 में, सॉरी 1869 में कह रहा हूँ, 1859 में तो उनकी मृत्यु हो गई थी, 1769 में, सॉरी, तो 1769 में ये हमबोल्ट हो गए, हमबोल्ट महोदय। फिर उसके बाद 10 साल जो है छोटे थे रिटर, यानी 1779 में आपके रिटर की बात हो गई, रिटर का जन्म हुआ था 1779 में, ठीक है, 1779 में रिटर हो गए, हमबोल्ट रिटर,
अब देखिए जो रिस्थोफेन थे, रिस्थोफेन का हो गया, जन्म हुआ था 1833 में। 1833 में रिस्थोफेन थे। और रेटजेल थे 1844 में। रेटजेल 1844 में जन्म इनका जो हुआ था। ये भी जो रेटजेल और रिस्थोफेन में अंतर था, ये इसमें भी 10 साल का अंतर था। जो रिस्थोफेन थे वो रेटजेल से 10 साल बड़े थे, यानी उनका 1833 में ही जन्म हुआ था, जबकि जो रेटजेल हैं उनका 1844 में जन्म हुआ था। तो ये देखिए मिला लीजिए आप, हमबोल्ट हो गए, रिटर और रेटजेल, यानी हमबोल्ट, रिटर, यहाँ है हमबोल्ट, रिटर इसमें भी है। अब यहाँ रेटजेल, रिस्थोफेन रेटजेल, तो रिस्थोफेन बड़े थे 10 साल रेटजेल से, और फिर रेटजेल थे। तो यानी सी वाला आंसर सही हो जाएगा। तो सही आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 के बाद 17, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि जनसंख्या के निम्नलिखित सिद्धांतों मॉडलों में से कौन एक ओर आधुनिकता तथा दूसरी ओर प्रजननता तथा मृत्युदर में, प्रजननता का मतलब यहाँ पे जन्मदर से है, जन्मदर तथा मृत्युदर में ह्रास के बीच आवश्यक संबंध, जन्मदर या प्रजननता तथा मृत्युदर में ह्रास के बीच आवश्यक संबंध होने की अवधारणा प्रस्तुत करता है। कौन सा सिद्धांत है ऐसा जो जन्मदर और मृत्युदर के बीच ह्रास के बीच, जन्मदर और मृत्युदर में ह्रास के बीच आवश्यक संबंध की अवधारणा प्रस्तुत करता है? तो माल्थस का सिद्धांत दिया है ऑप्शन में, साम्यवादी सामाजिक सिद्धांत दिया है, जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत दिया है, नव माल्थसवादी मॉडल दिया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जनांकिकी संक्रमण मॉडल। जनांकिकी संक्रमण मॉडल ये जन्म दर और मृत्यु दर की बात से आपको समझाता है किस तरह से समाज की जनसंख्या और समाज किस तरह से बदलता गया, तो उसकी बात करता है। जन्म दर और मृत्यु दर के ह्रास के बीच आवश्यक संबंध की अवधारणा प्रस्तुत करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा जनांकी संक्रमण मॉडल, सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 में क्या है कि नगरों के आकार तथा उनके कोटिक्रम, नगरों के आकार तथा उनके कोटिक्रम के बीच नियमितता का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है? देखिए नगरों के आकार तथा उनके कोटिक्रम के बीच नियमितता का सर्वप्रथम उल्लेख, नियमितता का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में किसके द्वारा किया गया? सर्वप्रथम उल्लेख देखिए और बाग के द्वारा किया गया था। यहाँ देखिए जेफरसन जी क्रिस्टालर दिया है, और बाग के द्वारा किया था, और बाग, यहाँ पे और बाग दिया है, और बाग के द्वारा किया गया था सर्वप्रथम उल्लेख। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। 18 का डी आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बर्गेस के अनुसार केंद्र से बाहर, बर्गेस के अनुसार केंद्र से बाहरी सीमा तक, बर्गेस के अनुसार केंद्र से बाहरी सीमा तक नगरों के संकेंद्री क्षेत्रों का सही अनुक्रम क्या है? तो सबसे पहले CBD हो जाएगा। तो CBD आपका ए में है, डी में है। CBD के बाद संक्रमण क्षेत्र हो जाएगा। संक्रमण क्षेत्र देखिए इसमें भी है और इसमें भी है। फिर उसके बाद श्रमिक गृह क्षेत्र हो जाएगा, जबकि इसमें श्रमिक गृह क्षेत्र बाद में है और आवासीय क्षेत्र पहले है। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा, डी हो जाएगा स्पष्ट रूप से। ठीक है, इसका सही आंसर डी है। CBD संक्रमण क्षेत्र, श्रमिक क्षेत्र और आवासीय क्षेत्र, अभिगमन क्षेत्र। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। इसको सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित करना है। सिद्धांत है, एक तरफ उसके प्रतिपादक है। देखिए स्थानांतरण सिद्धांत, कौन सा सिद्धांत है? स्थानांतरण सिद्धांत है, अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत है, और जनांकी संक्रमण सिद्धांत है, मध्यवर्ती अवसर सिद्धांत है। तो स्थानांतरण सिद्धांत देखिए किसमें है। स्थानांतरण सिद्धांत किसका है? तो E.G. रेवेनस्टीन का सिद्धांत हो जाएगा स्थानांतरण सिद्धांत। तो ए का तीसरा हो जाएगा, ए का तीसरा 3 में दिया है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं बी वाला अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत एडविन कैनन का कई बार जो है आ चुका है। तो अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत एडविन कैनन का है, बी का पहला हो जाएगा। तो बी का पहला देखिए हो जाएगा जनांकी संक्रमण सिद्धांत, जनांकी संक्रमण सिद्धांत
किसका हो जाएगा, डब्ल्यू थॉम्सन का हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। और डी का जो है ईजी रेवेंस्टीन मध्यवर्ती अवसर सिद्धांत, ये स्टोफर का हो जाएगा। मध्यवर्ती अवसर सिद्धांत एस स्टोफर का हो जाएगा। इसका मतलब सबसे पहले आपका तीन, फिर उसके बाद जो है 3 के बाद 1 4 2, 3 1 4 2, 3 1 4 2, इसका मतलब इसका सही आंसर बी सही हो जाएगा। 3 1 4 2 इसी में है, 20 का हो जाएगा, 20 का बी करेक्ट आंसर। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21 है कथन और कारण का क्वेश्चन है। अभी कथन क्या दिया है, जापान एक विकसित राष्ट्र है, बिल्कुल सही है, जापान विकसित राष्ट्र है अभी। कारण क्या दिया है, कारण है आपका कि प्राकृतिक संसाधनों के, सॉरी थोड़ा सा 1 मिनट थोड़ा पानी पी लेता हूँ। चलिए देखिए, जापान एक विकसित राष्ट्र है, बिल्कुल सही है ये कथन। अब कारण है, प्राकृतिक संसाधनों की विविधता, उनकी प्रचुर आपूर्ति किसी देश के आर्थिक विकास के लिए लाभकारी होता है। कह रहा है प्राकृतिक संसाधनों की विविधता, उसकी प्रचुरता, आपूर्ति किसी देश के आर्थिक विकास के लिए लाभकारी होता है। बिल्कुल सही है कि प्राकृतिक संसाधन रहेगा तो आसानी से वो देश विकसित हो जाता है, ज़्यादा उसको एफर्ट नहीं करना पड़ता। लेकिन जापान एक विकसित राष्ट्र है, इसका कहने का अर्थ है दोनों का व्याख्या कर रहा है कि नहीं, लेकिन ये व्याख्या नहीं कर रहा है। दोनों सही है, कथन भी सही है और कारण भी सही है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है क्योंकि जापान के पास उतने अधिक प्राकृतिक संसाधन नहीं है। वो विकसित जो देश बना है वो अपनी टेक्नोलॉजी के कारण बना है। तो सबसे जो सही आंसर हो जाएगा कि ए आर दोनों सही है, लेकिन व्याख्या नहीं करता, इसका बी आंसर सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। ये भी कथन और कारण का क्वेश्चन है, कथन और कारण का क्वेश्चन है। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए, वही कथन दिया है कि स्वच्छंद उद्योग वह उद्योग है जिसका पदार्थ सूचकांक 1 हो। स्वच्छंद उद्योग वह उद्योग है जिसका पदार्थ सूचकांक 1 हो। और कारण दिया है, कारण क्या दिया है, कारण एक स्वच्छंद उद्योग बिना किसी आर्थिक लाभ या हानि के किसी भी स्थान पर स्थित हो सकता है। तो एक स्वच्छंद उद्योग जो होता है, फूडलूज इंडस्ट्री जो होती है, वो बिना किसी आर्थिक लाभ या हानि के किसी भी स्थान पर स्थित हो सकता है। उसे बाजार की केवल आवश्यकता होती है, मुझे लगता है, और वो कहीं भी कच्चे माल पे भारी वस्तु का जो माल नहीं गिरेगा, उसका ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्टली नहीं पड़ेगा, तो कहीं भी उसको स्थापित किया जा सकता है। तो स्वच्छंद उद्योग बिना किसी आर्थिक लाभ या हानि के किसी भी स्थान पर स्थापित स्थित हो सकता है। और स्वच्छंद उद्योग वह उद्योग है जिसका पदार्थ सूचकांक 1 होता है। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है ये दोनों सही है और उसकी व्याख्या भी कर रहा है। ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, तो इसका सही आंसर ए होना चाहिए। आप लोग कमेंट करके इसका बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित संकेतकों में से कौन सामाजिक कल्याण का सर्वोत्तम संकेतक है। निम्नलिखित संकेतकों में से कौन सामाजिक कल्याण का सर्वोत्तम संकेतक है। देखिए, सामाजिक कल्याण का सर्वोत्तम संकेतक तो प्रति व्यक्ति आय है और जनसंख्या वृद्धि है, अशोधित साक्षरता दर है और जीवन प्रत्याशा है। तो सामाजिक कल्याण का सर्वोत्तम संकेतक देखिए, सर्वोत्तम चुनना है। वैसे संकेतक प्रति व्यक्ति आय भी है, साक्षरता दर तो है ही, जैसे कि अशोधित या न कि साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा भी है। इन दोनों में से अगर आपको एक निर्णय लेना पड़ेगा तो पहले जीवन का निर्णय लेंगे, फिर प्रति व्यक्ति आय की बाद में बात करेंगे, पहले जीवन का निर्णय लेंगे। तो इसके सही आंसर डी होना चाहिए, जीवन प्रत्याशा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24।
इसको मैं बता चुका हूँ, एक बार पूछा था कितने मॉडल के बारे में। देखिए, परिवहन नेटवर्क के अनुक्रमिक विस्तार का सुझाव देने वाले परिवहन मॉडल का प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन क्या दिया है? एलन गिलबर्ट दिया है, टाफे, मॉरिल तथा गोल्ड दिया है, डी सूजा तथा पोर्टर दिया है, एडवर्ड सूजा दिया है। तो जो परिवहन नेटवर्क के अनुक्रमिक विस्तार का सुझाव देने वाले परिवहन मॉडल का प्रतिपादक की बात की है, वो टाफे, मॉरिल, गोल्ड ये तीनों विद्वान थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, टाफे, मॉरिल था गोल्ड। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। इसको क्षेत्र दिया है और आपको मिलान करना है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। क्षेत्र है और आर्थिक क्रियाकलाप है। तो प्राथमिक सेक्टर देखिए मत्स्य पालन हो जाएगा। यहाँ पे प्राथमिक सेक्टर क्या हो जाएगा? मत्स्य पालन हो जाएगा। ए का तीसरा हो जाएगा, ए का दूसरा हो जाए, ए का दूसरा 2 में है, बी और सी में। और माध्यमिक सेक्टर है यानी द्वितीयक, तो माध्यमिक हथकरघा हो जाएगा, हथकरघा वस्त्र यानी बी का तीसरा हो जाएगा। बी का तीसरा दोनों में है, बी सी में है। आगे तृतीयक जो है हो जाए नगर बस सेवा परिवहन आता है, तो सी का चौथा हो जाएगा। सी का चौथा यानी बी में है, इसका सही आंसर बी हो जाएगा। डी का पहला हो जाएगा चतुर्थ सेक्टर बी पी ओ। ठीक है, इसका सही आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। 26 क्या है कि मानव प्रजातियों के उद्भव एवं विस्तार से संबंधित खंड एवं स्तर सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? खंड एवं जोन एंड स्ट्रेटा थ्योरी की बात कर रहा है। तो रिप्ले, टेलर, हंटिंगटन, बेकर। तो इसका टेलर महोदय है, टेलर महोदय का सिद्धांत है जोन एंड स्ट्रेटा थ्योरी या खंड एवं स्तर सिद्धांत। तो बी सही हो जाएगा, इसका सही आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कि किसी क्षेत्र में महत्वपूर्ण बसाव के पहले निर्धारित तथा परिसीमित की जाने वाली सीमाओं को कहते हैं। भाई, किसी क्षेत्र में महत्वपूर्ण बसाव से पहले निर्धारित तथा परिसीमित की जाने वाली सीमाओं को कहते हैं पूर्ववर्ती, उत्तरवर्ती, अध्यारोपित, अवशेष। तो बसाव से पहले अगर निर्धारित की जा रही है और परिसीमित की जा रही है, उसी सीमाओं को पूर्ववर्ती सीमाएं कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है कथन और कारण का क्वेश्चन है। तो देखिए कथन क्या दिया है, मैकिंडर का केंद्र स्थल या हर्टलैंड जिसे आप कहते हैं का सिद्धांत, मैकिंडर का हर्टलैंड सिद्धांत मूल सूत्र देता है। क्या मूल सूत्र देता है? कथन दे दिया है, जो पूर्वी यूरोप पर शासन करता है उसका प्रभुत्व केंद्र स्थल पर होता है, जो केंद्र स्थल पर शासन करता है उसका प्रभुत्व विश्वद्वीप पर होता है, और जो विश्वद्वीप पर शासन करता है उसका प्रभुत्व विश्व पर होता है। तो ये बिल्कुल सही है, ये मैकिंडर का कथन ही था हर्टलैंड सिद्धांत में जो उन्होंने दिया था। और कारण क्या रहेगा? मैकिंडर के सूत्र ने पोलैंड के सीमांत और विस्तार तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रभुत्व की रणनीति दी। कह रहा मैकिंडर के सूत्र ने, जो ये सूत्र जो दिया है ऊपर अभी जो मैं पढ़ा उसी की बात कर रहा है। मैकिंडर के सूत्र ने पोलैंड को सीमित विस्तार तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रभुत्व की रणनीति दी। ये पोलैंड की रणनीति नहीं दिया था भाई, ये सोवियत रूस को रणनीति दिया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए तो सही है लेकिन आर गलत है। ए सही है, आर गलत है। तो इसका सही है, ए सही है परंतु आर गलत है। इसका सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसका सही 28 का सी हो जाएगा, 28 का सी हो जाएगा, 28 का सी। ये सही है परंतु आर गलत है। चलिए 29 देखते हैं। ये भी कथन और कारण का क्वेश्चन है। देखिए कथन क्या दिया है। कथन दिया है डेनमार्क सही अर्थों में एक राष्ट्र राज्य है। डेनमार्क सही अर्थ में एक राष्ट्र राज्य है। तो ठीक है, सही अर्थ में एक राष्ट्र राज्य है, सही है, तो कथन सही है। आगे कह रहा है एक राष्ट्र राज्य का एक राज्य क्षेत्रीय आधार पर होता है। एक राष्ट्र राज्य एक राज्य क्षेत्रीय आधार पर होता है, परंतु अनिवार्यतः एक सामाजिक अथवा सांस्कृतिक आधार नहीं होता है।
एक राष्ट्र एक राज्य क्षेत्रीय आधार होता है, परंतु अनिवार्यतः एक सामाजिक अथवा सांस्कृतिक आधार नहीं होता है। तो नहीं होता है, ये तो गलत बात है। होता है, कोई सामाजिक तथा सांस्कृतिक आधार तो होता ही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए सही है परंतु आर गलत है। ए सही है परंतु आर गलत है। इसका सी आंसर सही हो जाएगा 29 का सी। क्यों? क्योंकि यहाँ सामाजिक और सांस्कृतिक आधार नहीं की बात किया है। सामाजिक और सांस्कृतिक आधार होता है वही, ऐसी बात नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 के बाद देखते हैं 30। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। ठीक है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से भाषा है और भाषा परिवार है। तो तमिल जो है किससे आ जाएगा? तमिल द्रविड़ियन से आप मिला लीजिए इसको। तमिल को द्रविड़ियन से मिला लीजिए, यानी ए का दूसरा हो जाएगा। ए का दूसरा एक ही में सी में है आपका जो है, तो आंसर तो अभी मिल गया। सिंहलीज जो है, सिंहलीज ये इंडो आर्यन हो जाएगा। बी का पहला सिंहलीज इंडो आर्यन हो जाएगा। और बर्मीज़ जो है, बर्मीज चौथा हो जाएगा इसका, यानी सिंध तिब्बतन। और जवानीज ए एस्ट्रोनेशियन हो जाएगा, एस्ट्रोनेशियन हो जाएगा, एस्ट्रोनेशियन जवानीज। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, 30 का सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। 31 है कि कार्यात्मक प्रदेश का सीमांकन किसके आधार पर किया जाता है? कार्यात्मक प्रदेश का सीमांकन किसके आधार पर किया जाता है? पुराना क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सॉल्व करा चुका हूँ। तो राजनीतिक प्रशासनिक सीमाओं पहला ही ऑप्शन दिया है, आगे पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, फिर भी पढ़ लेते हैं। सममान रेखाओं, भौतिक विभाजन, अंतरक्रिया, नहीं सॉरी जैसा कार्यात्मक प्रदेश में देखिए एक और अच्छा एग्जाम्पल दिया है, अंतरक्रिया क्षेत्र के क्षेत्र, इसीलिए पूरे ऑप्शन को पढ़ लेना चाहिए। इसको आप लोग भी ध्यान रखिएगा। तो कार्यात्मक प्रदेश का सीमांकन किसके आधार पर किया जाता है? अंतरक्रिया क्षेत्र के आधार पर, इंटरेक्शन के आधार पर किया जाता है कार्यात्मक क्षेत्र का सीमांकन। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, अंतरक्रिया के क्षेत्र के आधार पर। ठीक है, डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। स्थान कार्य लोक के अनुक्रम में मानव समुदायों के अध्ययन की प्रवृत्ति का विकास किसने किया? स्थान कार्य लोक, इसको लिपले महोदय ने दिया था, आपको मैं बता चुका हूँ। और देखिए ऑप्शन क्या दिया? टी.एच. हेक्सले, पैट्रिक गेडेज, H.R.H. मिल तथा वाइडल डीला ब्लास। तो इसमें सही जो आंसर हो जाएगा पैट्रिक गेडेज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो लिपले ने दिया था स्थान कार्य लोक का, उसी को इन्होंने विकास किया था, उसी का प्रयोग किया था, उसी का समर्थन कर लिया था। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। पैट्रिक गेडेज ने किसने समर्थन किया था? पैट्रिक गेडेज ने समर्थन किया था। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। देखिए पुराना डेटा पूछा हुआ है, आप लोग नया अपडेट हो जाइएगा। भारत के 1991 आर्थिक उदारीकरण, लेकिन आर्थिक उदारीकरण उसी समय हुआ है, पुराना डेटा क्या नया क्या। आरंभ होने के बाद देशों के में राज्यों की प्रति व्यक्ति आय। तो भारत में सन 1991 में आर्थिक उदारीकरण के आरंभ होने के बाद देश में राज्यों की प्रति व्यक्ति आय का क्या हुआ? का अभिसरण हुआ, अपरिवर्तित रही, का अपसरण हुआ, का प्रसरण हुआ। तो इसका सही आंसर है कि प्रति व्यक्ति आय का जो है में वृद्धि हुई थी, तो का प्रसरण हुआ। इसका सही आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि आर्थिक उदारीकरण जब 1991 में हुआ था तो उससे प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई थी। तो प्रति व्यक्ति आय का क्या होगा? प्रसरण होगा। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 34। ये इंग्लिश वाले हैं, इंग्लिश वाले पेपर देख सकते हैं इसको। देखिए 34, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, वही कथन और कारण वाला क्वेश्चन ही है। देखिए शरणार्थियों के बसाव के लिए दंड कारण पहला अंतर्राज्यीय प्रयास था। बिल्कुल सही है, दंड कारण प्रठार जो है वो पहला अंतर्राज्यीय प्रयास था।
और दंड कारण क्षेत्र आंशिक रूप से बिहार में तथा आंशिक रूप से पश्चिम बंगाल में है। तो आंशिक रूप से बिहार में, आंशिक रूप से पश्चिम बंगाल, कोई भी सही नहीं है, ना बिहार में है, ना जो है आपके पश्चिम बंगाल में। इसका गलत आंसर हो जाएगा, यानी कारण गलत हो जाएगा। तो कथन ए सही हो जाएगा। ए सही है परंतु आर गलत है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। ए सही है परंतु आर गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, सबको कन्फ्यूज रहता है इसमें कि आंग्ल अमेरिकी परंपरा में नियोजकों का सही क्रम क्या है। आंग्ल अमेरिकी प्रक्रिया में नियोजकों का सही अनुक्रम क्या है। तो देखिए अनविन, पेरी, होवर्ड और गेडीज दिया है। तो इसका आंसर देखिए जो उपलब्ध मुझे हुआ है उसके आधार पर मैंने जो निष्कर्ष निकाला उसका आंसर डी होना चाहिए। पेरी, गेडीज, अनविन और होवर्ड। पेरी, गेडीज और अनविन और होवर्ड। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 36। भारत का कौन सा राज्य गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो फेमस क्वेश्चन, कई बार आ जाएगा। उत्तर प्रदेश आपका, यूपी। भारत कौन सा राज्य गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है। उत्तर प्रदेश। भारत में कोयले द्वारा विद्युत उत्पादन का प्रतिशत क्या है। 60, 90, 30, 10 है। तो 60% कोयले का उत्पादन होता है। अब आप नया डेटा भी आप लोग देख सकते हैं, ये 2011 का क्वेश्चन पेपर है, तो उसी हिसाब से पूछा 60% है। तो अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। 38 में दिया है निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है। भारतीय पठार की मिट्टी वाहित मिट्टी है। तो भारतीय पठार की मिट्टी देखिए वाहित मिट्टी नहीं है। उत्तरी मैदान की मिट्टी जो है, जो मैदानी भाग है वहाँ पे वाहित मिट्टी है, या वो वहाँ तो जो है पैतृक मिट्टी है, कहीं से बहा के लेके आगे नहीं है भारतीय पठार की मिट्टी है उस तरह से। तो भारतीय पठार की मिट्टी वाहित मिट्टी नहीं है, तो ये पहला तो गलत ही हो जाएगा। फिर हिमालय क्षेत्र में नदियों ने काट कर जलोढ़ वेदिकाएँ बनाई हैं। तो नदियों ने काट कर जलोढ़ वेदिकाएँ बनाए हैं, ये तो ठीक है, जलोढ़ वेदिकाएँ ठीक है, काट कर जलोढ़, दूसरा सही हो जाएगा। तमिलनाडु तथा दक्षिणी कर्नाटक पठार तथा केरल में लाल मिट्टी पाई जाती है। तमिलनाडु, दक्षिणी कर्नाटक पठार तथा केरल में लाल मिट्टी पाई जाती है। और भारत में पेट्रोलियम वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान स्रोत है। पेट्रोलियम नहीं, कोयला है। तो चौथा भी गलत हो जाएगा। 2 और 3 सही हो जाएगा। 2 और 3 किसमें है, सी है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, सही आंसर सी हो जाएगा 38। अब 39 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित करना है। जनजाति के नाम है और उसके राज्य हैं। तो संथाल जनजाति आप झारखंड से मिला लीजिए इसको, और मिकिर जनजाति है असम से मिला लीजिए आपको, और जारवास जनजाति अंडमान निकोबार से मिला लीजिए, और भील जो है राजस्थान से मिला लीजिए। यानी हो जाएगा 3, सबसे पहले 3 है, फिर उसके बाद 4, 3, 4, 1, 2। ठीक है, बी आंसर इसका सही हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था। ठीक है, अब 40 देख लेते हैं। ये पुराना डेटा है भाई। 1991 से 2001 में दक्षिण भारतीय राज्यों में बढ़ते क्रम में जनसंख्या वृद्धि का कौन सा क्रम सही है। तो आप केरल को पहले ले लीजिए। तो केरल देखिए 2 में है, बी में है, सी में है। फिर उसके बाद तमिलनाडु को ले लीजिए, यानी केरल के बाद तमिलनाडु एक ही में है, आंध्र प्रदेश है, फिर कर्नाटक है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा पुराने डेटा के हिसाब से। चलिए आगे देखते हैं। वेक्टर तथा राष्ट्रीय डेटा का उपयोग किसमें किया जाता है। वेक्टर तथा राष्ट्रीय डेटा का उपयोग किसमें किया जाता है। तो जीपीएस दिया, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, रिमोट सेंसिंग सिस्टम और जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ऊपर लिखित सभी। तो इसमें देखिए सभी में उसका उपयोग तो किया जाता है। अधिक रूप से जो है इसमें जीआईएस में, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम में स्पष्ट रूप से किया जाता है, लेकिन देखा जाए तो इसमें सभी में किया जाता है उसी का यूज। तो ऊपर लिखित सभी में, इसका सही आंसर डी होना चाहिए। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है कि निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और कौन सा सही है ये बताइए। तो मध्यिका प्रकृत्या स्थिति औसत है। देखिए ये है गूगल ट्रांसलेट। प्रकृत्या स्थिति औसत है। प्रकृत्या मतलब होता है देखिए सामान्यतः, मध्यिका सामान्यतः, स्थिति औसत है।
स्थिति का औसत है, बिल्कुल सही है, तो ए सही हो जाएगा। और 2.15 आर्यन वैल्यू का या आर्यन का मान प्रकीर्ण प्रतिरूप है, बी भी सही है आपका। उद्भव के परिवर्तन होने से मानक विचलन बदल जाएगा, तो बदल ही जाना चाहिए, उद्भव का जब परिवर्तन होगा, तो सी भी सही हो जाएगा। गिन गुणांक में वितरण असमानता का माप है, ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, डी भी सही होता है, यानी बी वाला आंसर सही है, ए बी सी डी सब सही है, इसका सही आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 43 देखते हैं। खंड आरेख को कहा जाता है चित्तीय आरेख, वलय आरेख, इष्टिका पुंज आरेख, पाई आरेख, डायग्राम। तो खंड आरेख को पाई डायग्राम कहा जाता है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। पाई आरेख कई बार क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछता है इससे। 44 देखते हैं। भूमि उपयोग लक्षण दिया है, पारंपरिक रंग कूट दिया है, इसको सुमेलित करना है आपको 44 वाले में। तो कृष्ट क्षेत्र जो कृषि के वाला क्षेत्र है उसको किस रूप में दिखाएंगे आप, तो उसे आप पीला दिखा देंगे, यानी पाँचवा ए का पाँचवा किसमें, एक ही वजह सी में है, तो आंसर तो मिल गया। जलाशय को नीला और निर्मित है जो उसे लाल आप दिखा देंगे, और अकृष्ट क्षेत्र को भूरा दिखाया जाता है, भूरा। तो सी आंसर इसका सही हो जाएगा। 5, 3, 1 और 2। चलिए 45 देखते हैं। निम्नलिखित दर्राओं यानी दर्रा है, दर्रों का पश्चिम से पूर्व की ओर अनुक्रम बताना है, पश्चिम से पूर्व की तरफ जाना है। लिपुलेख, नाथुला, सिपकिला, जोजिला दिया है। तो जो जोजिला दर्रा है ये सबसे पश्चिम में हो जाएगा, जम्मू कश्मीर या लद्दाख कह लीजिए इसमें। तो बी वाला आंसर सही होना चाहिए, क्योंकि जोजिला है, अच्छा सी में भी जोजिला है। आगे देखते हैं। सिपकिला जो है हिमाचल प्रदेश में है, और नाथुला सिक्किम में है, लिपुलेख जो है, तो यहाँ पे जोजिला है, सिपकिला जो है हिमाचल में, लिपुलेख जो है उत्तराखंड में, नाथुला सिक्किम में। इसका सही आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि जोजिला पहले है, फिर सिपकिला जो हिमाचल प्रदेश का है, लिपुलेख उत्तराखंड का है, और नाथुला सिक्किम का है, तो लास्ट में नाथुला हो जाएगा, तो सी आंसर इसका सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 को देखते हैं। भारत में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण अनुक्रम बताइए। तो महानदी सब में दिया है, देखिए महानदी सब में दिया है। महानदी के बाद आप कृष्णा को लगा लीजिए, महानदी के बाद कृष्णा हो गया आपका, तो एक ही में है। महानदी के बाद कृष्णा 2 में है, अच्छा इसमें भी है, इसमें भी है। कृष्णा के बाद आप गोदावरी लगा लीजिए, गोदावरी इसमें भी है, इसमें भी है। और फिर उसके बाद पेन्नार कर लीजिए, उसके बाद पेन्नार कर लीजिए, पेन्नार इसमें भी है, इसमें भी है, तो इसमें भी है। अच्छा गोदावरी ये तो कट गया। और कावेरी फिर लास्ट में। इसमें बी और डी दोनों सही है, सेम ऑप्शन है, इसका सही आंसर बी हो जाएगा। यहाँ कुछ ऑप्शन को बदलाव करने की ज़रूरत है, या तो इसको डिलीट कर दिया जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन महानदी, कृष्णा, गोदावरी, सॉरी गोदावरी जो है यहाँ मैं कुछ गलत बता रहा हूँ, हमको लगता है कि महानदी पहले है, फिर उसके बाद गोदावरी है, गोदावरी के बाद कृष्णा है, सही है। गोदावरी है फिर कृष्णा है, ठीक है, गोदावरी है फिर कृष्णा है, फिर पेन्नार, फिर कावेरी, फिर पेन्नार हो जाएगा, फिर कावेरी हो जाएगा। तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, इसका सही आंसर ए हो जाएगा, 46 का ए, ठीक है, 46 का ए हो जाएगा। फिर पैराग्राफ का क्वेश्चन आ गया है। अब गद्यांश को आपको पढ़ना है, देखिए इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा आराम से, और इसका डायरेक्ट आंसर मैं बता देता हूँ, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे से। इसको मैं दिखा दिया, देखिए यहाँ से गद्यांश शुरू होता है, ठीक है, 47। इसका मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता दूंगा कि आंसर इसका क्या क्या होगा, ठीक है। तो देखिए 47 जो है दिया है कि रिस्थॉफेन का भूगोल के बारे में अंतिम लक्ष्य
भूगोल के बारे में अंतिम लक्ष्य की बात की गवेषणा करनी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी भौतिक भूगोल का विकास। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। और 48 है हर्ट्सोन की राय कि रिस्थापन का भूगोल पर दृष्टिकोण भविष्य के लिए चिंतन था, का कारण क्या है? तो इसका कारण है बी हो जाएगा। इसका घटनाओं के पारस्परिक संबंध का इसका विचार। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49, रिस्थापन की विधि को आधुनिक शब्दावली में किस कोटि में रखा जा सकता है? तो आधुनिक शब्दावली में कोरोलॉजिकल में आपको रखा जा सकता है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन का देखते हैं, भूगोल को पुनर्परिभाषित करने में रिस्थापन का उद्देश्य भूगोल के रूप में विकसित करना था। तो इसका सही आंसर बी है, भौतिक भूगोल के रूप में विकसित करना था। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। तो इस तरह से ये हम लोग पूरा कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, रफ वर्क के लिए देखिए कह रहा है। तो जून 2011 का पूरा पेपर कंप्लीट हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। अब इसको बार बार आप देखिए, एक बार देखने से जो है आपको थोड़ा कम क्लियर होता है। इसको 2-3 बार अगर देख लेंगे तो पूरी अच्छे से याद हो जाएगा। तो आपको वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसको लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा इस वीडियो को बार बार शेयर करिए। ठीक, ओके, धन्यवाद।